जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन सुराज अभियान के तहत मैंने जो 2 अक्टूबर से गांधी विद्यारवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की है, उसका करीब करीब 1 महीना पूरा हो गया है। आज मैं यहाँ पे लौरिया में पिछले 2 दिन से रुका हुआ हूँ। छठ के दिन मैं यहाँ आया था। छठ के दौरान यहाँ पर घाट पर जाने का भी अवसर मिला। तो सबसे पहले तो छठ की सबको बधाई। गुजरात में जो घटना हुई है, उस दुखद घटना पर भी अफसोस जाहिर करना चाहते हैं। अभी किन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिजन, उनके जो लव्ड वंस हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी त्रासदी है। मेरी आशा है कि उसमें बिहार के लोग बहुत ना हों, उनका नाम न हो, या जो लोग अगर वहाँ थे तो उनकी जान माल की सुरक्षित है। लेकिन अभी जब सरकार वो नाम और आंकड़े जारी करेगी तब पता चलेगा कि उसमें बिहार के लोग कितने हैं। तो दुर्घटना का जिम्मेदार कौन? नहीं, दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है, ये तो वहाँ सरकार जो जांच कर रही है। केंद्र सरकार, जो प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ बैठे हुए हैं, खुद आज शायद उन्होंने कोई बैठक बुलाई हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे जांच से ही निकलेगा। मैं तो कोई जांच की एजेंसी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो कोई भी मृत्यु बहुत ही दुखद है, लेकिन पर्व के अवसर पे विशेष करके एक पुल पे जिस तरह की भगदड़ हो गई, पुल टूट गया, लोगों की जानें गई हैं, बहुत दुखद है। लेकिन जो ऊपर से समझ में आ रही बात की वो चूँकि छठ के पर्व पे हुआ है, बहुत सारे लोग, मोरबी का जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रोजगार मजदूरी के लिए उस एरिया में रहते हैं। तो वो नाम अभी जारी होने दें तो पता चलेगा कि उसमें यूपी बिहार के कितने लोग हैं, और वो आंकड़ों को सामने आने दीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए हुए उस स्कूल पर चालू किया गया। नहीं, देखिए, जो कुछ तो गलती हुई होगी। उसके पुल तो 150 साल पुराना है, तो स्वाभाविक तौर पे नया कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो जो गलती हुई होगी उसके मेंटेनेंस में गलती हुई होगी। दूसरी गलती ये हो सकती है कि मेंटेनेंस के बाद जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन है, जिसको आप एनओसी के नाम से भी कह रहे हैं, उन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी। दूसरी गलती जो लोग सतही तौर पे पेपर न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से पढ़ने से लग रही है कि जितने लोग उस पर होने चाहिए थे उस समय, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में पुल पर लोग थे। तो वो एक दूसरी वजह हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है तो वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर उसका जब जांच करेगी तभी पता चलेगा। सवाल ये भी उठता है कि जिस एजेंसी को घड़ी बनाती है, एजेंसी एलईडी बल्ब बनाती है, उसको पुल दे दिया गया। देखिए, इस पे फिर मैं कोई उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए कि जिस एजेंसी के पास उस पुल का मेंटेनेंस का काम है, और जो मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी है, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ नहीं और मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जो अखबार पेपरों में जो पढ़ के जो पता चला कि यही एजेंसी उस पुल का मेंटेनेंस 2008 से कर रही है। तो 2008 से वही लोग कर रहे हैं, वो चाहे घड़ी बनाते हो या सीमेंट। अब किन परिस्थितियों में ये जो घटना हुई है, ये तो पूरा विश्व स्तब्ध है। हम लोगों ने जो देखा, पूरे विश्व से कंडोलेंस मैसेजेस आए हैं। इतनी मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल के हम लोग के मेमोरी में पुल पर हुआ ये सबसे बड़ा हादसा है। 100-125 लोगों से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु, बहुत बड़ा हादसा है। तो चंपारण में आपका 1 महीना पूरा होने जा रहा है पदयात्रा का, इस दौरान आपने क्या फील किया यहाँ? देखिए, मैं हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूँ तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूँ। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार, कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा जरूरी है।
तो कहीं ना कहीं वो नाउमीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है, और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन सामान्यतः तो लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में। अभी तक आपने बहुत जगह इलेक्शन भी कराया, बहुत जगह जिताने का भी काम किया पार्टी का, तो क्या लगता है आपको इंडिया में अभी कौन सा पार्टी है जो कि लोगों के बारे में सोचती है? नहीं, अब इस तरह का कोई आकलन कर पाना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पार्टी इंडिया में है जो लोगों के बारे में सोचती है। हर आदमी, हर समूह जो दल चला रहा है वो तो यही दावा करता है कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए कमिटेड हैं। तो मैं उस पर कोई ऑब्जेक्टिव कमेंट तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भी सरकार में रहे हैं, कम से कम बिहार के नज़रिए से पिछले 30-40 सालों में उन्होंने जो कुछ भी काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, अगर उसको एक बार को आप सही मान भी लें, आप मान लीजिए कि लालू यादव जी के राज में सामाजिक न्याय का काम हुआ, हम लोग मान लें कि नीतीश कुमार जी जो आर्थिक विकास का दावा कर रहे हैं, बिहार के विकास का दावा कर रहे हैं, अगर उसको सही भी मान लें तो भी जो सच्चाई है वो तो आपके हमारे सामने है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस तथ्य को तो कोई नहीं झुठला सकता है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, देश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार में हैं, देश में सबसे ज़्यादा पलायन किसी एक राज्य से हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है। जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें आप देश में सबसे निचले स्तर पे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आप देश में सबसे निचले स्तर पे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर राजनीतिक वाद विवाद को एक बार को हटा भी दें और ये मान लें कि जिन लोगों ने सरकार चलाया है पिछले 2-3 दशकों में, उन्होंने काम करने का प्रयास किया या जो करने का वो दावा कर रहे हैं, इसके बावजूद स्थिति तो सुधरी नहीं है। लोग बता रहे हैं अभी सड़क बन गई है, तो सड़क तो सिर्फ नेशनल हाईवे बन गया है, कुछ जगहों पर स्टेट हाईवे बन गया है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति है। मैं तो 30 दिन से पैदल चल रहा हूँ और 150 से ज़्यादा गांव तो जरूर मैं घूम चुका हूँ, खुद पैदल चल के गया। तो ये किसी की कहाई बात है नहीं। शायद ही कोई इक्का दुक्का गांव अगर आप छोड़ दें तो मुझे 30 दिन में कोई भी ऐसा गांव नहीं मिला जहां पर ग्रामीण सड़क की स्थिति भयावह नहीं है, मतलब सड़क है ही नहीं। ज़्यादातर गांवों में सड़कों की, नालियों की जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है। और ये तब है जबकि 7 निश्चय में 2015 में एक निश्चय था नालियों और गलियों का पक्कीकरण। तो मैं गांव की गलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव से गुजरने वाली जो मेन सड़क है वो सारे सड़क टूटे हुए हैं। दूसरी एक जो बात लोग दावा करते हैं, जिसमें थोड़ा लोगों का विश्वास भी है, कि बिजली आई है। जरूर बिजली दिखी हर जगह, जो हुआ जो दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं। बिजली गांव में जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं कि बिजली के जो गलत बिल लोगों के पास आ रहे हैं या इन्फ्लेटेड बिल जो आ रहा है, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर समाज को और राजनीतिक प्लेयर्स को, जो सरकार है उसको इससे 2-4 होना पड़ेगा। क्योंकि एक तो उसमें बिजली के बिल गलत आ रहे हैं, उसमें एक गलती जो समझ में आ रही है कि लोगों को मल्टीपल कनेक्शन दिए गए हैं और जो फिक्स्ड बिल है, एक जो निश्चित राशि है जो आपको हर महीने देनी है, वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो कनेक्शन और लोड के पर आधारित है। तो चाहे आप बल्ब 2 ही जला रहे हैं या 3 ही जला रहे हैं, आपका बिल इतना आ रहा है कि आप उसको दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर गाँव में, मतलब मुझे लग रहा है कि 60 से 70% गाँव में जहाँ मैं पैदल चल के गया हूँ, वहाँ स्थानीय लोगों ने ये बताया कि बिजली के बिल से बहुत बड़ी परेशानी है। हर गांव में 20, 30, 40, 50 घर ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी कनेक्शन काट दिया गया है या काटने के कगार पर है। कुछ गांव में लोग ऐसे भी मिले जो पुलिस फौजदारी केस जिन पर किया गया, गांव छोड़कर भाग गए हैं बिजली के बिल की वजह से। तो वही बात आप शौचालयों की है और नल जल की, 2 योजना जिसको कि सरकार दावा करती है कि जमीन पर उतार दिया गया है,
हर घर पे पहुंचा दिया गया है। हर घर नल की योजना, नल के जल की योजना जो 7 निश्चय का हिस्सा था, अभी तक के मेरे पूरे 1 महीने के इस भ्रमण के दौरान 2 वार्ड मुझे ऐसा मिला जहां पर कि सही मायनों में नल का जल बना है और वहां पर चल रहा है। मतलब सैकड़ों की संख्या में मैं वार्ड से गुजरा होऊंगा, उसमें 2 मुझे ऐसे मिले जहां पर लोगों ने बताया कि हाँ भैया ये बना ठीक है और जिस दिन से बना है उस दिन से चल रहा है और इस पर पानी सुचारू रूप से इससे आता है। ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने बताया कि वो कभी चालू ही नहीं हुआ। जहाँ चालू हुआ लोगों ने बताया 2-4-10 दिन, 1 महीना 2 महीने चला, फिर बंद हो गया। कुछ लोगों ने बताया कि बन के चला, फिर टंकी गिर गई, टूट गई, उसका स्टैंड है वो खराब हो गया। बहुत लोगों ने ये बताया कि वो कुछ दिन चला, उसके बाद जो पाइप की क्वालिटी थी वो खराब थी इसलिए वो टूट गया। और कई जगहों पर लोगों ने ये भी बताया कि जो जल जमाव लोकल स्तर पे जो समस्या एक नई पैदा हो गई हर घर नल के जल की योजना की वजह से, क्योंकि पानी निकासी का कोई उसमें प्रावधान नहीं किया गया। क्या मानेंगे कि इसमें करप्शन पूरी तरह से संलिप्त है जिसके कारण से ये समस्या? देखिए, हर घर नल की योजना जो है इसको बनाते समय मेरी थोड़ी भूमिका रही है। 7 निश्चय को बनाते समय तो उस समय 40,000 गांव में ये जब सर्वे किया गया, हम लोग जब गांव में गए तो ये देखा कि जो सरकारी चापाकल, जो नल के जल योजना से पहले जो सरकार की स्कीम थी वो चापाकल की स्कीम थी। तो हम लोगों ने ये पाया कि चापाकल जो है, सरकारी चापाकल उसी व्यक्ति या परिवार के घर के सामने गढ़ता है जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर मजबूत लोग हैं। तो उस समय मेरी नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और ये योजना की जो परिकल्पना की गई थी कि भाई अगर चापाकल सिर्फ मजबूत आदमियों के घर के सामने ही लग रहा है तो फिर गरीब आदमी के घर या जो सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोग हैं उनके घर के सामने तो पानी की बहुत दिक्कत है उनके लिए। तो ऐसा होना चाहिए ताकि हर घर में नल पानी पहुंचे, इसकी परिकल्पना की गई। बहुत बड़ा बजट भी बनाया गया और लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के इम्प्लीमेंटेशन में उसमें जो शुरुआती झगड़ा शुरू हुआ पंचायती राज संस्थाओं और सरकार के बीच में, उससे उसकी शुरुआत ही गलत हो गई। दूसरा, उस पूरी योजना को बनाने में, उसके इम्प्लीमेंट करने में जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, पानी कितने फीट की बोरिंग होनी चाहिए, उसमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लगाए गए उसको लेकर जो मानक हैं क्वालिटी के, उस पर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी वगैरह, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं किया गया। इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी पंचायती राज के 2 अंगों के बीच में के खींचतान में फंस गई, अफसर बीच में अलग घुस गए। उस चक्कर में ये पूरा मेस हो गया और वार्ड सदस्यों को जिम्मेवारी दी। पहले मुखिया जी लोग चाहते थे कि वो लोग इसको करें, फिर सरकार और मुखिया संघ के बीच में लंबी लड़ाई हुई। उसके बाद वार्ड सदस्यों को आपने दे दिया, वार्ड सदस्यों को दे दिया, फिर बाद में मुखिया जिलों को भी उसमें जोड़ दिया गया। फिर स्वयंभू एक समाज से वार्ड सचिव टाइप का कोई एक चीज बना दिया गया जिनकी सहमति भी इसमें अनिवार्य कर दी गई। तो इतनी तरह की एडहॉक बॉडी बना दी गई, उसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्ट रहे नहीं, तो जिसको जहां मन हुआ अपने हिसाब से उसने बनाया और उसमें पूरी तरह से बददरबाट हुई है, लूट हुआ है। एक इसका राजनीतिक आप जो देखेंगे कि वार्ड सदस्य जो थे, ज़्यादातर लोगों का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया नल के जल योजना की वजह से, क्योंकि वार्ड सदस्य जो चुनाव लड़े 90% से ज़्यादा वार्ड सदस्य चुनाव हारे हैं और उसकी एक बड़ी वजह रही है नल के जल योजना का सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन न हो पाना उनके रेस्पेक्टिव वार्ड्स में। सरकार इसकी जांच जो है फिर बुधवार को करवाती है। सरकार के जांच का कोई मतलब नहीं है भाई, कौन जांच कर रहा है? बुधवार को अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब देखिए, ओडीएफ तो अधिकारियों ने घोषित किया है, पंचायत के मुखिया जी ने किया है, पंचायत प्रतिनिधियों ने किया है और सरकारी अफसर उसमें शामिल हैं। आप नल की जल योजना को छोड़ दीजिए, मान लीजिए उसमें तो गलती वार्ड सदस्यों की थी। जो ओडीएफ हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, हर परिवार को 12,000 रुपये शौचालय के लिए मिलने थे, शौचालय बनना था। अब मैं जितने गांव से निकला हूँ, अभी तक कोई गांव ऐसा नहीं मिला है जहां बिना नाक पर गमछा बांधे गांव से निकल जाएगी। आप लोग भी रोज गांव देहात में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ओर खुले में शौच पड़ा हुआ है। जब आप लोगों से पूछते हैं कि भाई शौचालय बना कि नहीं बना, ऐसा तो नहीं कि बन गया लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में लोग आपको बताएंगे कि शौचालय बने ही नहीं। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर उसमें पैसा लिया है,
चंपारण के विषय में तो जो लोग बता रहे हैं, मैं विश्वसनीय तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि हजारों लोगों ने अभी तक मुझे ये बताया कि 2000 से 6000 रुपए तक एडवांस में अधिकारियों ने पैसे लिए और उसके आधार पर 12000 रुपये आपको रिलीज कर दिया गया। ना पैसा लेने वाले ने सोचा कि शौचालय बनेगा कि नहीं, यूज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब ओडीएफ का दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो जिलाधिकारी हो, बीडीओ हो, जो लोग भी उसमें उसके लिए जिम्मेवार थे, उन्होंने पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनको साथ में बैठाकर या दबाव देकर, क्योंकि अलग अलग वर्जन है, आप मुखिया जी लोग से पूछिएगा तो उन्होंने वो ये आपको बता रहे हैं कि भाई हमको जिलाधिकारी और अफसरों के दबाव में हमको ओडीएफ का सर्टिफिकेट साइन करना पड़ा। भाई गलती चाहे जिसकी हो, जो लोग उसमें शामिल थे गलती तो उन्हीं की है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं चाहे अफसर हैं। ओडीएफ सर्टिफिकेशन जब हो गया, जब ओडीएफ सर्टिफिकेशन हो गया और उस गांव में शौचालय बने नहीं है और खुले में सब लोग शौच कर रहे हैं, तो किसी पर तो जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। और जिसके कार्यकाल में, जिस बीडीओ के कार्यकाल में, जिस पंचायत अफसर के कार्यकाल में, जिस जिलाधिकारी के कार्यकाल में ओडीएफ सर्टिफिकेट किसी गांव का जारी किया गया है और वहां ओडीएफ नहीं हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये पैसा बटा कैसे है? बिना जिलाधिकारी के जाने हुए, बिना बीडीओ पंचायत अफसर के जाने हुए तो नहीं हुआ है। और कोई एक दो घटना नहीं है, हजारों की संख्या में शौचालयों में सिर्फ लोग ये बता रहे हैं कि बाद में वो जो भ्रष्टाचार का जो उसमें प्रोपोर्शन था, पहले 6000 रुपये मांगते थे लोग, बाद में जब बंदरबाट हुआ है तो 2000 रुपये लेकर भी शौचालयों का पैसा रिलीज किया गया है सिर्फ कागज पे। आप लोग को मेरे से ज्यादा इसकी जानकारी होगी। महंगाई इस समय चरम सीमा पे है, इसके लिए किसे आप दोषी मानते हैं? देखिए, महंगाई मोटे तौर पे उसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि राज्य सरकार बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो जीएसटी हो या मूल्य निर्धारण, जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्वेशन है, जो मूल्य निर्धारण में जिसकी भूमिका है, वो ज़्यादातर मुद्दे केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन राज्य सरकार को लेकर अगर बात की जाए तो बिहार में डीजल मुझे लग रहा है कि यूपी के मुकाबले 8 या 9 रुपये महंगा है। अब आप देख लीजिए यहाँ किसानों की स्थिति, डीजल आप 8 से 9 रुपये प्रति लीटर महंगा खरीद रहे हैं यूपी के मुकाबले। यूरिया 277 का आप खरीद रहे हैं 800 रुपये 900 रुपये में। पोटास का दाम 500 वाला पोटास आज बिक रहा है 1800-1900 रुपये में। और इन सब के बाद जो गन्ना और धान आप पैदा कर रहे हैं, तो धान का समर्थन मूल्य 2000 से ज़्यादा है। और आप पूरे चंपारण में मुझे कोई किसान नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि 1250, 1300, 1400 से ज़्यादा में धान बेच रहा है। तो आपकी लागत जो है वो 2 गुने 3 गुने ज़्यादा है। डीजल अगर आप 9 रुपये महंगा खरीद रहे हैं, अगर आप खाद 300 का 900 रुपये में खरीद रहे हैं और 2000 का धान आप बेच रहे हैं 1300 रुपये में, तो किसान तो बदहाल होगा ही ना भाई। किस धंधे में आपको इतना पैसा हो सकता है कि इतने, मतलब अगर 2000 का धान आप 1200-1300 में बेचेंगे। यही हाल गन्ने का भी है। गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो यूपी के मुकाबले 60-70 रुपये कम है। उसके बाद जो मिलों में जो धांधली है, जो पर्चे का सिस्टम है, उसमें कुछ जगहों पर शायद आजकल सुधार हुआ है, मोबाइल के माध्यम से मैसेज जा रहा है, लेकिन उसमें वजन में लोग बता रहे हैं कि वजन करने में 5-5 क्विंटल का घोटाला है हर टेलर पे। टेलर पे 5 क्विंटल लोगों ने बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 क्विंटल तक वजन में चोरी की जा रही है। दूसरी समस्या लोग बता रहे हैं कि मिल वाले वही गन्ना लेते हैं जो वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं एक स्पेसिफिक वैरायटी गन्ने की लगाइए, और उसकी वजह से वो उस गन्ने में रोग ज़्यादा लग रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसमें सूखे का कंप्लेन ज़्यादा है। और ये जो पूरा एरिया है किसान के नज़रिए से, मसान नदी का या तो बाढ़ है या कटाव है, उससे इतनी ज़्यादा तबाही है। मैं बिहार में इतने लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, यहीं का लड़का हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि मसान नदी की वजह से करीब करीब 8-9 पंचायतों में 100 से ज़्यादा गांव सीधे तौर पर अफेक्टेड हैं। लाखों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ ज़मीन जो है वो मसान नदी के वजह से या तो बाढ़ का उनको सामना करना पड़ रहा है, या वहाँ पर मसान नदी के बदलते हुए रुख से वहाँ पर बालू आ गया है, तो एकदम उपजाऊ जमीन वहाँ पर बालू पड़ गया, या मसान नदी ने रुख बदल दिया तो बाढ़ आ गया, गांव में कटाव की समस्या। ये 1-2 पंचायत की बात नहीं है, 8 से 9 पंचायत में ये स्थिति है। और लोग बता रहे हैं कि इस पर पहल आज से करीब 60-70 साल पहले केदार पांडे जी के ज़माने में कुछ काम किया गया था।
ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई प्रयास किया गया, कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। और सिर्फ ये मसान नदी की समस्या नहीं है, मसान में आने वाला बाढ़ और उससे जो कटाव है वो तो एक विषय है। मुझे कुल 25 से ज़्यादा नदियों के नाम लोगों ने बताए हैं, नोट कराए हैं, जो छोटी बरसाती नदियां हैं, जो नेपाल से जिनका उद्गम है, जो बरसात होती है अचानक से उसमें बाढ़ आता है, जिसको आप अंग्रेजी में फ्लैश फ्लड कह सकते हैं, और 24 घंटे 48 घंटे में तबाही मच जाती है और वो फिर उसके बाद बाढ़ होता नहीं है। सरकार की जो परिभाषा है बाढ़ का, उसके लिए पानी का 3 दिन तक वहाँ बने रहना, जमे रहना जरूरी है। तो जो चंपारण में बाढ़ से जो लोग जूझ रहे हैं, इनको बाढ़ का सामना भी करना पड़ रहा है और इनको बाढ़ से होने वाली जो भी छोटी मोटी राहत सरकार की ओर से मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकार इसको फ्लड मानती ही नहीं है। बाढ़ पानी ऊपर से आया, आप लोगों को जानकारी होगी, गांव का गांव बह गया, फसल बर्बाद हो गई और अगले दिन पानी या 2 दिन के बाद वो पानी खत्म हो गया। तो ऐसी 25 या 26 नदियों के नाम तो हम लोग लिख चुके हैं अभी तक। मसान उसमें सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी समस्या जो मसान को लेकर है वो करीब 9 पंचायतों में लोगों ने इस बात को तो सर आप इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग का जो देखिए समाधान का जहाँ तक सवाल है, जो पूरा ये अभियान है उसमें उसके मूल में हम लोग ये बात कह रहे हैं कि समाधान तब होगा, पहले आप समस्या को समझिए, समस्या है क्या। पहले जानकारी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो MP हैं, अगर वो अपने विधायक की एरिया की पंचायत का नाम बिना पेपर देखे हुए बोल दें तो आप जो कहिए हुए मान लूंगा। पंचायत के नाम नहीं लोग बता सकते हैं अपना। अगर आप, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में आप हैं और वहाँ 2 प्रखंड है, 35-36 पंचायत है, 35-36 पंचायत का नाम बिना कागज देखे हुए विधायक यहाँ नहीं बता सकता है। MP अपने प्रखंड में कभी गया नहीं है। यहाँ पर DM है, मैं ठकराहा पिपरासी वाला जो एरिया है नदी के उस साइड वाला, लोग बताते हैं कि 3-3, 4-4 साल के कार्यकाल में DM वहाँ एक बार विजिट ही नहीं करता है, कोई अफसर जाता ही नहीं वहाँ। कैसे विकास होगा? ठकराहा से लोग आए थे, पिपरासी से लोग आए थे। नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, लोग बता रहे हैं कि ठकराहा में जीवन में एक बार आए। आप 17 साल में एक बार जिस एरिया में आइएगा तो वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी? तो सारे लोग यूपी में डिपेंडेंट हैं। मतलब नदी उस पार के लोग, और सिर्फ नदी उस पार के नहीं, मतलब पूरे जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो मेरा अभी तक का अनुभव है 30 दिनों का, चंपारण में 90% लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग उत्तर प्रदेश की सेवाओं पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और यहाँ 5,000 से 12,000 रुपये तक एम्बुलेंस का या गाड़ियों का किराया देकर लोग कुशीनगर, पटरौना, गोरखपुर जाते हैं, बेतिया, पटना नहीं जाते हैं। अब ये समझिए कितनी भयावह स्थिति है। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को यूपी पर जाना पड़ रहा है। ये पूरे बेतिया की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 4 ब्लॉक हैं, मधुबनी, पिपरासी, ठकराहा, वो जो चारों ब्लॉक है, वहाँ पर तो इतनी भयावह स्थिति है कि वो नाम के लिए बिहार का हिस्सा है। वो हर चीज़ के लिए, जितने बच्चे वहाँ मिले उनकी पढ़ाई कुशीनगर और उसके आसपास के एरिया में हो रही है, जितने लोग मिले वो वहाँ उनका धंधा, बिजनेस सब कुछ यूपी के साइड में है, जितने लोग मिले वो रोजमर्रा की अपनी सारी ज़रूरतों के लिए यूपी की सेवाओं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट हैं। तो ये बिहार के लिए इतनी दुखद बात है। सर एक सवाल और है, बिहार में जितनी पार्टियां हैं और यही हाल नेपाल से लगते हुए बॉर्डर का है। नेपाल जैसा गरीब देश और जो नेपाल से लगता हुआ एरिया है, इनरवा वाला जो एरिया है, वहाँ पर आप जाएं तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। पूरा जो एरिया है उसमें तो लोग यहाँ से नेपाल जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। मुझे गांव के गांव लोग मिले जहाँ लोग मजदूरी करने के लिए नेपाल जाते हैं। बताइए, जहाँ पर खुद इतनी गरीबी है वहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि बिहार से बेहतर स्थिति है। पूरे थरवट के एरिया में, करीब पूरे थरवट एरिया में, वहाँ मैं 15 दिन से ज़्यादा था, लोगों ने बताया कि जो महिला कृषि मजदूरों की जो मजदूरी है वो 70 रुपये से 150 रुपये के बीच में है, और वो भी उनको महीने भर की है नहीं। और ये जब स्थिति इतनी भयावह है तो अभी 10 दिन पहले रिपोर्ट आया है, मनरेगा में बिहार सरकार का जो यूटिलाइजेशन है वो देश में सबसे नीचे 39% यूटिलाइजेशन है। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा में दिल्ली सरकार से पैसा आया, जिसका उपयोग यहाँ पर गरीब लोगों को मजदूरी के लिए दिया, रोजगार देने के लिए किया जा सकता था, 100 रुपये में सिर्फ 39 रुपये खर्च किया गया। 61 रुपये वापस गया है दिल्ली, या वो पैसा लिया ही नहीं गया। अब आप समझिए, जहाँ पर रोजगार की तलाश में इतने बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है, वहाँ पर एक जो सुविधा है
जो इसमें बिहार सरकार का पैसा नहीं लगना है, केंद्र सरकार का पैसा आएगा, उससे कुछ आपको राहत मिल सकती है। फौरी राहत तो जरूर हो सकती है, उसका आप यूटिलाइजेशन 40% पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई यहाँ अब आप जो गरीब है या जो यहाँ का नागरिक है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, तो पढ़ाई करके आप कुछ बेहतर अपने जीवन में कर पाएं वो संभव नहीं है। उद्योग यहाँ सिरे से एक भी है ही नहीं। जो किसान है, जो कृषि आधारित लोगों की जिंदगी है, उसकी हालत में आपको बता ही रहा हूँ कि यूरिया 277 का 800 में मिल रहा है, DAP 500 का 1600 में मिल रहा है, धान 2000 का बिक रहा है 1300 में। तो किसान की हालत तो यही है कि लोग बता रहे हैं कि भैया हम लोग जब पहले खेती करते थे तो 5 साल 8 साल खेती करके कुछ पेट वोट काट के बचा के 10 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन खरीदते थे, खेत खरीदते थे। अब स्थिति ऐसी है कि 5 वर्ष कोई खेती करता है तो उसका 10 कट्ठा 20 कट्ठा बिक जाता है। इतनी हालत खराब है किसानों की। और इसके बाद बच गया एक वर्ग जो भूमिहीन मजदूर है, तो मजदूरी यहाँ मिल नहीं रही है। जो पत्थर बालू की समस्या थी जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता था, उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। पुलिस अलग परेशान कर रही है लोगों को। और यही वजह है कि शिक्षा, उद्योग, कृषि और मजदूरी, इन चारों चीज के अभाव में आप मुझे बताइए कि कोई भी अगर यहाँ जो परिवार रह रहा है वो कैसे गरीबी में, गरीब परिवार तो कैसे उसको चक्र से निकलेगा। उसके पास कोई साधन ही नहीं है। उसके पास एक ही साधन है, यहाँ नरकटियागंज जाइए या बस में ट्रेन में बैठ कर कहीं जाइए, 12,000 15,000 के रोजगार के लिए आप अपना गांव देहात परिवार छोड़कर आप जाते हैं। इसीलिए तो मैं जब गांव में जा रहा हूं तो मैंने पहले भी कहा 60 से 70% युवा जो वर्किंग एज ग्रुप में है, 18 साल से 45 साल के लड़के तो गांव में बचे ही नहीं हैं। तो ज्यादातर लोग चले गए हैं रोजगार करने। अच्छा, एक बिहार उपचुनाव से जुड़ी सवाल है सर। नीतीश कुमार जी मोकामा में चुनावी सभा करने नहीं जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि देखिए प्रचार करने वो जाएं न जाएं ये उनका विशेषाधिकार है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं बिहार की चुनावी राजनीति पर कोई कमेंट्री अभी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब ये महागठबंधन बनाया, जब यह महागठबंधन में आए, उस दिन से मैं लगातार कह रहा हूं कि इस महागठबंधन को जो लोग समझते हैं कि ये भाजपा के खिलाफ कोई बहुत सकारात्मक और मजबूत प्रयास है, वो भ्रम में है। नीतीश कुमार जी मजबूरी में इस गठबंधन में आए हैं और ये बिहार स्पेसिफिक घटना है। कब तक इसमें रहेंगे ये वही जानते हैं। कोई नहीं जानता है कि वो किस दिन इस महागठबंधन से निकलकर कोई नया प्रयोग कर लेंगे। पिछले 6 साल में नीतीश कुमार इस तरह का 10 प्रयोग कर चुके हैं। अब देखिए, अभी बाई इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसी के बाद से सिर्फ फुटबॉल चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं बार बार जो तथ्य है, स्पेकुलेशन की बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तथ्य ये है कि बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन में है और दिल्ली में टेक्निकली और अदरवाइज वो एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि उनके पार्टी के राज्यसभा के एमपी लोकसभा में उपाध्यक्ष हैं। और जब अगर आपने भाजपा का एनडीए का साथ छोड़ दिया है तो राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन का उपाध्यक्ष का जो पद है वो जदयू के पास कैसे है। अब या तो भाजपा खुद से हटा देती, अगर इनका आपस में कुछ झगड़ा होता तो भाजपा हटा देती, और अगर भाजपा नहीं हटाती तो इन्हें स्वयं से उसका इस्तीफा। मैंने ओपनली चैलेंज किया है कि अगर आप भाजपा के साथ कोई खिड़की खोलकर नहीं रखना चाहते हैं तो अपने पार्टी के एमपी को बोलिए कि वहां से राज्यसभा से के उपसभापति पद से इस्तीफा दे दें। अगर आप महागठबंधन में बिहार में रहिएगा और दिल्ली में एनडीए का, बीजेपी का कानून बनाने का जो सदन है, कानून बनाने में आप मदद कर रहे हैं, दोनों बात कैसे हो सकती है। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी यहाँ महागठबंधन में जरूर हैं, लेकिन भाजपा के साथ एक खिड़की उन्होंने खोल के रखी है, और वो खिड़की वो विधानसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं, जिसके माध्यम से वो भाजपा से संपर्क, जरूरी नहीं कि डेली बेसिस पर उनका संपर्क हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो चैनल खुल सकता है। राजनीति में ऐसा होता रहा, आपने देखा है 2015 में नीतीश जी, जब लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कह दिया है, जदयू के कुछ प्रवक्ता, कुछ नेताओं का मैंने बयान देखा कि हमारे नेता ने कह दिया है कि वापस नहीं जाएंगे, तो इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बयान नहीं हो सकता है। यही नीतीश कुमार हैं जो सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, और उसके 1.5 साल 2 साल के बाद आपने देखा कि कितने आराम से वो भाजपा में चले गए, भाजपा के साथ चले गए, 5 साल उनके साथ सरकार बनाया, उनके साथ सरकार में रहे। उन जितने भी कानून उस दौरान 5 साल में पारित किए गए, उन सब कानूनों के पारित होने में जदयू ने
भाजपा के समर्थन में वोट किया है, चाहे वो CA NRC हो, 370 हो, जितने भी कानून बने हैं सबके समर्थन में नीतीश कुमार की पार्टी रही है। और वो आज कह रहे हैं कि मैं भाजपा विरोध कर रहा हूं, तो मुझे मतलब ये बहुत विश्वसनीय नहीं लगता है। जिनको विश्वास करना है वो करें, वो खुद ही धोखा खाएंगे तो समझ में आएगा। बतौर राजनीतिकार सर, अगले 2 साल में नीतीश कुमार जी का क्या भविष्य रहेगा, आप किस रूप में उनको देखते हैं? देखिए, बतौर रणनीतिकार की बात नहीं है, मैं आपको बिहार के नागरिक के तौर पे ही ये बता सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य, जदयू का राजनीतिक भविष्य कोई बहुत प्रमाणिक और उज्जवल तो नहीं दिख रहा है। जो साधारण भी जिनको राजनीति की समझ है, किसी आपको रणनीतिकार होने की जरूरत नहीं है। बिहार में तो राजनीति, अभी तक राजनीति के 2 धुर हैं, एक और भाजपा है, एक और लालू जी हैं, और बीच में पेंडुलम की तरह हिलते हुए नीतीश कुमार है, कभी भाजपा के साथ और कभी आरजेडी के साथ। तो इस तरह से जो आदमी ऑसिलेट कर रहा है, एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से पहले साइड, उसका या उसके दल का राजनीतिक भविष्य कोई लंबा तो हो नहीं सकता है। तात्कालिक तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं, क्योंकि वही उनकी प्राथमिकता है, लेकिन दल की विचारधारा की या उनके संगठन की या जमीन पर जनता के बीच में उनकी जो विश्वसनीयता है, वो तो मुझे लगता है कि अपने सबसे निचले स्तर पर है। 26 दिनों से 27 दिनों से आप पदयात्रा में हैं, उसके बाद अभी 27वां दिन संजय जायसवाल जी का बयान आया कि आप नीतीश कुमार जी के साथ हैं, क्योंकि आप खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि 6 मुख्यमंत्रियों के सहयोग से ये जन सुराज पदयात्रा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि 6 मुख्यमंत्रियों के सहयोग से चल रहा है, मैंने ये कहा कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए जो पैसा है, जो संसाधन है, उस संसाधन को बिहार के लोगों से न लेकर जिन लोगों की जिन राजनेताओं की, जिन पार्टियों की मैंने पिछले 10 साल में मदद की है, उनके जीतने में, उनके चुनावों में, उनसे ज़रूर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई, हम बिहार में हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें इस बिहार की जो ज़रूरत है, इसमें आप थोड़ी बहुत मदद कीजिए। मुख्यमंत्री डायरेक्टली अपने कोई जेब से निकाल कर पैसा तो देता नहीं है, लेकिन उनकी मदद इस नज़रिए से है कि उन राज्यों में जहाँ पर भी मुख्यमंत्री, और ये 6 मुख्यमंत्री या 7 मुख्यमंत्री कौन, ये तो नाम पब्लिक में है, उसमें संजय जायसवाल को क्या बोलना है। अब संजय जायसवाल की घबराहट ये है कि यहाँ बैठे बैठे उनको फ्री का वोट उनके और उनके दल को चंपारण में मिलता रहा है, इस नाम पर मिलता रहा है कि लोग लालू जी को वोट नहीं करना चाहते हैं, तो नाराज भी हो तो भी वो भाजपा को वोट कर देते हैं। अब उनकी छटपटाहट ये है कि कहीं जनता ने मिलकर अपना कोई विकल्प बना लिया तो फिर उनको कौन वोट देगा। तो वो उसी बौखलाहट में बेचारे अनाप शनाप बक रहे हैं कि नीतीश कुमार से मेरी रोज रात में बातचीत होती है। तो भाई, आप केंद्र सरकार में, हमारा फोन तो पेगासस पे है, आप लोगों को जानकारी है, पूरे इंडिया में जब पेगासस की बात हुई तो मेरा फोन तो पेगासस की लिस्ट में है। संजय जायसवाल रूलिंग पार्टी के यहाँ राज्य के अध्यक्ष है, तो जारी कर दें कि मैं कितने दिन नीतीश कुमार से फोन पर बात कर रहा हूँ। और उसी तरह नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि भाजपा हमको फंड कर रही है, तो नीतीश कुमार की पूरी राज्य सरकार है, वो एक भी प्रमाण दिखा दे कि भाजपा या भाजपा समर्थित लोग कौन हमको पैसा दे रहा है। ये फालतू की बात, दोनों लोग हैं। घबराहट ये है, देखिए, बिहार में दोनों लोगों को आदत पड़ गई है फ्री में वोट लेने की। फ्री का वोट का मतलब कि हम काम करें ना करें, जनता मजबूरी में हमको वोट दे दे। तो जो ये महागठबंधन है, लालू जी आरजेडी लेड महागठबंधन है, जिसके मुखौटा के तौर पर, चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार जी हैं अभी आज के तारीख में, इस गठबंधन को वोट भाजपा को डरा कर लिया जाता है कि भाई, अगर भाजपा को वोट नहीं करना है तो हमको वोट करो। और भाजपा को वोट वो लोग कर रहे हैं जिनको ये डराया जाता है कि भैया, अगर हमको नहीं करोगे, भाजपा को नहीं करोगे, तो लालू जी वापस आ जाएंगे। आपको हमको मालूम है, जमीनी हकीकत तो यही है। अब दोनों लोगों की गाड़ी तब तक चलती रहेगी जब जनता ने कोई तीसरा विकल्प न बनाया हो। उनको ये लग रहा है कि कहीं जनता ने ये तीसरा विकल्प बना लिया तब तो उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोई प्रयास तो किया नहीं, कुछ काम तो किया नहीं, जनता के बीच में रहे नहीं। फ्री का वोट लेने का आदत पड़ा हुआ है, वो फ्री का वोट आगे नहीं मिल पाएगा, इसलिए बौखलाहट में कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। और संजय जायसवाल कौन इतने बड़े नेता हैं मोदी जी का लहर था, उसमें एक बार MP बन गए हैं। पहले आरजेडी से ये लोग लड़े हैं, 2 बार बने हैं, तो 2014 और 19 में तो बीजेपी के टिकट पे जो खड़ा हो गया वो जीत गया। संजय जायसवाल यहाँ आकर लड़ लेने, तभी 5,000 वोट नहीं मिलेगा। संजय जायसवाल को पूछता कौन है?
तो लोकसभा में अगली बार आपकी मैंने भूमिका रहेगी? संजय जायसवाल और उनका परिवार आरजेडी अभी पहले लड़े हैं ना, आपको तो मालूम है, आपको जानकारी है कि कब लड़े थे और 8,000 वोट मिले। कितना वोट मिला था? 8,000। तो उनकी ताकत कितनी है वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, तो चंपारण की जनता ने पहले सर्टिफिकेट लगाया हुआ है कि उनकी ताकत कितनी है, उनके कहने से क्या होता है। सर मेरा सवाल ये है कि बिहार में जितनी पार्टियां हैं जेपी के आंदोलन आज की जो भाजपा है उसमें भाजपा के राज्य के अध्यक्षों की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। ये लोग तो ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, वो अपना बयान देते हैं, वही काम करते हैं। इनकी अपनी क्या भूमिका है? हमको ऐसा तो नहीं है कि मैं भाजपा को जानता नहीं हूँ। जिस स्तर पे संजय जायसवाल जी या ये काम कर रहे हैं, इससे तो बहुत बड़े स्तर पे भाजपा के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता नहीं हूँ कि राज्य के अध्यक्ष की कितनी भूमिका होती है। सर एक बात बताइए सर, अभी बिहार में ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से हावी है, इस चीज को क्या मानते हैं आप? हर जगह लोगों से आप जहाँ भी बात कीजिएगा तो लोग यही बताते हैं कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार, उस पर तो जितना कम बोला जाए उतना कम है। सामान्य नागरिक को अब ये बता रहे हैं कि भैया लालू जी के राज में अपराधियों ने जितना लूटा उससे ज्यादा नीतीश के राज में अधिकारी लूट रहे हैं। ये सामान्य लोगों की भावना और उनके विचार। कोई काम आप बिहार में कर नहीं सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए। कोई आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, सामान्य जनता हो, आप गरीब हो, धनी हो, आपको पैसा दिए बगैर बिहार में जैसा लोग बता रहे हैं कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल। बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वो जेपी के आंदोलन से निकली हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जाके वो जाति आधारित पार्टी हो जाती है, जैसे राजद एमआई समीकरण बनाती है। आपको लोग किस नज़रिए से देखे? भैया हमने पार्टी बनाई नहीं है, ना हमको बनाना है। आगे तो सर आपको आना है। बार बार कह रहे हैं कि लोग अगर मिलकर पार्टी बनाएंगे तो आपको दिखेगा। बेतिया में चंपारण छोड़ने से पहले जिले का अधिवेशन होगा, जिसमें जिले में जितने लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं वो 11 या 12 तारीख को बेतिया में बैठेंगे। वो लोग अपना निर्णय करेंगे, वो निर्णय मीडिया के सामने होगा। आपको जानकारी भी मिलेगी कि कम से कम पश्चिम चंपारण में जन सुराज से जुड़े हुए लोगों ने दल बनाए जाने के संबंध में या इस जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं और विषयों पर जो हम लोगों ने पूरी पदयात्रा के दौरान यहाँ पर ढूंढा पाया, उन विषयों पर लोगों का क्या मंतव्य है, क्या लोग चाहते हैं, इसको आगे कैसे आगे बढ़ाया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा आपको 11-12 तारीख को बेतिया में जब अधिवेशन होगा उसमें निकालकर आपके साथ साझा किया जाएगा। धन्यवाद।